हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम कक्षा 8 हमारा इतिहास और नागरिक जीवन के अंतर्गत भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव, भारत में कंपनी राज्य का प्रभाव। बेटा जैसा कि आप जानते हैं, पिछली वीडियो में हमने भारत में कंपनी राज्य की स्थापना, उसका विस्तार आदि महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की थी। और आज इस वीडियो के द्वारा हम किस प्रकार भारत में जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन स्थापित हुआ था और उसका प्रभाव हमें कहाँ कहाँ देखने के लिए मिलता है। बेटा हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि बंगाल में क्या किया गया, दोहरी शासन व्यवस्था लागू की गई थी। जो राजस्व का कार्य था वो कंपनी को मिला, कंपनी के हिस्से में आया, और जो विकास कार्य थे वो बंगाल के जो नवाब था उसके हिस्से में आए। ठीक, तो इस तरह से बंगाल में क्या ये प्रयोग करके देखा गया था दोहरी शासन व्यवस्था। और अंग्रेज या ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो अधिकारी थे वो ये चाहते थे कि भारत में बहुत जल्दी, बहुत बड़े पैमाने पर क्या किया जाए, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया का शासन है उसको बढ़ाया जाए। ठीक, तो कुछ ऐसे प्रशासनिक सुधार किए गए जिससे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया के शासन को भारत में क्या मिली, मजबूती मिली। ऐसे ही प्रशासनिक सुधार के अंतर्गत हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट। रेगुलेटिंग एक्ट। मैंने बेटा आप लोगों को बताया था कि सन 1773 ईस्वी में, सन 1773 ईस्वी में ब्रिटिश संसद द्वारा ये रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। क्यों किया गया था? क्योंकि भारत में जो अंग्रेजी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, जो उसके अधिकारी, जो उसके कर्मचारी थे, वो अपनी जवाबदेही से बच रहे। ठीक, उनकी जो गतिविधियां थी अनियंत्रित थी। ठीक, मैंने पिछली वीडियो में बताया कि बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा था और कंपनी ने अपना कोई भी जिम्मेदारी उसको दूर करने में या उसको सहायता देने में जो स्थानीय लोग थे कोई विशेष योगदान नहीं। तो ब्रिटिश संसद के अंदर ये मांग उठने लगी कि कंपनी की भी कुछ जिम्मेदारी, कुछ वहाँ पर भूमिका होनी चाहिए। और इसी को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 ईस्वी में एक आपका प्रशासनिक सुधार, जिसको हम रेगुलेटिंग एक्ट के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन बेटा जोड़ा क्वेश्चन रूप में यही बनेगा कि रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? कब पारित किया गया था? 1773 ईस्वी में। और क्यों पारित किया गया था? क्यों में भी आपसे पूछा जा सकता है। कंपनी के कार्य को नियंत्रित एवं निर्देशित करना। ठीक, यानी कंपनी के या कंपनी को जवाबदेही, कंपनी की जवाबदेही तय करने के लिए, ठीक, ब्रिटिश संसद द्वारा सन 1773 ईस्वी में यह रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। अब आप सोच रहे होंगे कि बेटा इसमें था क्या? इसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, यहाँ पर कुछ ऐसे कानून, ऐसे सुधार या ऐसे बात समाहित की गई थी जो इस बात की ओर क्या नाम प्रदर्शित करती थी, इस बात की ओर इशारा करती थी कि अब कोई ना कोई जवाबदेही तय की जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि जो भी कंपनी के डायरेक्टर थे उनको ये निर्देशन दिया गया कि कंपनी के भारत में सभी राजनीतिक, व्यापारिक, सैनिक और असैनिक तथा राजस्व संबंधी व्यय ब्रिटिश संसद के सामने रखने होंगे। यानी जो भी खर्च कंपनी, चाहे वो राजनीतिक हो, चाहे वो आपका सैनिक हो, चाहे असैनिक हो, चाहे राजस्व हो, जो भी खर्च है उसको क्या करना होगा,
जो ब्रिटिश संसद है उसके सामने ओपन करना होगा, रखना होगा। ये नियम उसमें पारित किया गया। दूसरा, कंपनी के अधिकारी अतिरिक्त धन न कमाएं। ठीक, क्योंकि 1773 से पहले ऐसे बहुत से कार्य ऐसे देखे गए थे जिसमें कंपनी से जुड़े जो भी प्रशासनिक अधिकारी थे वो अपने निजी हित का क्या करते थे, प्रयोग करते थे, अपने निजी फायदे के लिए कार्य करते थे, कंपनी के साथ साथ अपने निजी फायदे को ध्यान में रखते थे। तो इसलिए एक और पॉइंट यहाँ पे जोड़ा गया कि जब वो कंपनी की नौकरी से या नौकरी या सेवा से समाप्त होने के बाद कहाँ आएंगे, अपने स्वदेश जाएंगे या अपने घर आएंगे, तो उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। ठीक, यानी भारत में जाने से पहले उनके पास कितनी संपत्ति थी और वहाँ कार्य करने के बाद उनके पास कितनी संपत्ति हो गई, ये सारा ब्यौरा कहाँ देना होगा, ब्रिटिश संसद को। यानी ब्रिटिश संसद जो थी उसके सामने अपनी जो संपत्ति है उसमें उनको ओपन करना पड़ेगा। तीसरा एक और महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें था कि इस एक्ट के अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को कंपनी के संपूर्ण भारतीय क्षेत्र का गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया। भारत के जितने भी हिस्से पर कंपनी का नियंत्रण था उस संपूर्ण क्षेत्र का गवर्नर जनरल, यानी उस संपूर्ण क्षेत्र का प्रमुख किसको बना दिया गया, वो बना दिया गया बंगाल का गवर्नर। ठीक, उस समय प्रेसिडेंसी यानी कुछ भाग थे जो शासन इन्हीं के आधार पर चलता था। एक था मुंबई और एक था आपका चेन्नई। यानी इन स्थानों पर अंग्रेजी जो कंपनी था उसका नियंत्रण था। अब चाहे मुंबई वाला क्षेत्र हो चाहे चेन्नई वाला क्षेत्र हो, ये किसके अधिकार में हो गए, ये बंगाल का जो भी गवर्नर होता था उसके नियंत्रण में। यानी ये जो अलग अलग बटे हुए थे, अलग अलग क्षेत्रों पर अलग अलग गवर्नर या अलग अलग प्रशासनिक अधिकारी का नियंत्रण था। अब वो बंगाल के जो गवर्नर जनरल, जो बंगाल का प्रमुख ब्रिटिश अधिकारी होगा, उसके नियंत्रण में, उसके निर्देशन में कार्य करेगी। एक और पॉइंट, उनकी मदद के लिए 4 सदस्यों की एक परिषद बनाई गई थी। अब जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको अतिरिक्त कार्य सौंपा गया था, तो उनके सहयोग के लिए 4 लोगों की एक समिति का गठन किया गया था। और उस समिति का कार्य क्या था, बंगाल के गवर्नर जनरल को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देना। क्योंकि जैसे ही क्षेत्र को इकट्ठा किया गया तो सीधी सी बात है कि बंगाल के गवर्नर जनरल के ऊपर अतिरिक्त भार पड़ रहा था। अब उस कार्य को देखने के लिए प्रशासनिक एक समिति बनाई गई, कितने लोगों की, 4 लोग। एक और पॉइंट, न्याय व्यवस्था को पुनर्गठित करने के लिए कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण पॉइंट आपको याद रखना है कि न्याय व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोलकाता, पश्चिम बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। कब की गई, 1774 ईस्वी में बनाया गया। यानी इस एक्ट के तहत एक पॉइंट ये भी, कानून ये भी निश्चित किया गया था कि कोलकाता में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की जानी है जो क्या कर सके, इन कार्यों को ध्यान से या निर्देशित कर सके। तो बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि रेगुलेटरी एक्ट कब पारित किया गया था, इसकी कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं का वर्णन कीजिए। कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हम लोग चर्चा करते थे। जैसे जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, जो बंगाल का गवर्नर या बंगाल का प्रमुख था, उसको संपूर्ण अंग्रेजी जो शासन क्षेत्र था उसके नियंत्रण में कर दिया गया। ठीक, और उसकी सहायता के लिए 4 लोगों की एक परिषद बनाई गई। साथ ही न्याय व्यवस्था में तेजी लाने के लिए कोलकाता में एक सर्वोच्च